हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे 9 क्लास के मैथ के झारखंड बोर्ड चैप्टर 1 संख्या पद्धति को। तो इसमें देखिए, संख्या पद्धति में हम लोग को मूल रूप से पढ़ना क्या है, संख्याओं के बारे में। यहाँ जो 9 क्लास में पढ़ाया जाएगा वह मूल रूप से आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ लिखा है, पिछली कक्षा में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़े थे। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें बीच में एक संख्या शून्य है। इसके दाईं ओर की सारी संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 ऐसे करते हुए इन्हें हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। शून्य के बाईं ओर निगेटिव नंबर्स होती हैं जिन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि शून्य और एक के बीच में क्या है, तो आप क्या बोलेंगे। देखिए जैसे यहाँ चित्र देखिए, जब आप शून्य से चलकर एक तक जाते हैं तो बीच में जगह बचता है। तो इस जगह में भी जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। दिख रहा है आपको, p/q के रूप में। ये देखिए 1/4 1/2, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए अब आपको स्क्रीन पर नजर आएगा 1/4 1/2। तो ये जो संख्याएं हो गई, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए संख्याओं के बारे में हमने अभी तक जो जाना है वो जाना है कि सबसे पहली संख्या जो गिनती की संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी गिनती शुरू करेगा तो वह एक से शुरू करेगा। 1 2 3 4 5 इन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, यानी गिनती की संख्याएं, इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अगर मान लीजिए प्राकृत संख्याओं के आगे हम बढ़ें तो हमें मिलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं मिलते हैं। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं, देखिए अब मैं आपको थोड़ा लिख करके समझा दे रहा हूं। जैसे समझिए, कहीं पर भी कहीं का भी व्यक्ति गिनती कहाँ शुरू करता है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो इन्हें कहते हैं गिनती की संख्याएं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्याएं। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूं ये हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां, 5 हो गया। अब कितनी हैं, 4 है। अब कितने हैं, 3 है। अब कितने हैं, 2 है। अब कितने हैं, 1 है। और अब नहीं। जब एक भी उंगली नहीं है तो उस समय के लिए आप एक संख्या लिखेंगे, शून्य। अब 0 1 2 3 4 5 ये सारी संख्याएं जो हो गई, इन्हें मिलाकर के हम क्या कहेंगे। जब इसमें 0 आकर मिल गया तो ये बन गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के आगे जो होता है ऋणात्मक संख्या, जैसे कि -5 4 -5 -10 -3 -1, इनको कहें ऋणात्मक संख्या। क्या कहें, ऋणात्मक संख्या। इन सबको हमने मिला करके जब एक संख्या रेखा पर लिखा जिसके बीच में शून्य होता है, दाईं ओर 1 2 3 4 5 इत्यादि ये सारी संख्याएं होती हैं, इधर -1 -2 -3 -4, तो इसे हम संख्या रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके बीच में शून्य होता है, दाईं ओर धनात्मक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब यही हमें पढ़ना है कि 0 से 1 के बीच का जो जगह खाली है उसमें क्या होता है, 1 से 2 के बीच का जगह खाली है उसमें क्या होता है, या 0 से -1 के बीच में जगह खाली है वहाँ क्या है, -1 से -2 के बीच में जगह खाली है वहाँ क्या है। तो इस बीच में जो संख्याएं पाई जाएंगी उन्हें हम कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे अगर मान लीजिए
यह 1 कलम है। अब कितना है? आधा कलम है। तो यानी कि 1 से पहले होता है आधा, 1/2। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमें विस्तार से यहाँ देखना है। देखिए, तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा यहाँ दी गई है कि परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक किन्हें कहा गया है? इन सब को मिलाकर संख्या रेखा पर दिखने वाले सारे अंकों को मिलाकर हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और प्राकृत संख्याएं भी आती हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 1/2 है, 5/3 है, -3/7 है, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन क्या 1/0 परिमेय संख्या है? नहीं। 10/0 परिमेय संख्या है? नहीं। यानी बटा में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। परिमेय संख्याओं में अगला जो हमें जानना है वह है तुल्य परिमेय संख्या। क्या है? तुल्य परिमेय संख्या। अब ये तुल्य परिमेय संख्या होता क्या है? तुल्य परिमेय संख्याएं, तुल्य का मतलब हो गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब ये होता क्या है? जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, 10/25, 10/20, 25/50, 47/94। मैं आपके सामने इन संख्याओं को लिख दे रहा हूँ। 10/20, 25/50 और 47/94। यदि हम इन्हें सरलतम रूप में बदलें, इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म, यानी कि इसे आप डिवाइड कर देंगे, तो कैसे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करने से अच्छा आप इन्हें गुणनखंड के रूप में तोड़ें, फैक्टराइज करें इसका। 2 × 5 10 आ गया। 2 × 2 × 5 20 आ गया। कैसे किया हमने फैक्टराइज? देखिए यहाँ 10 लिखा, 2 से 5 बार में, 2 पचे 10। 20 लिखा, 2 दहा 20, फिर 2 पचे 10, फिर 5 एकम 5। इस प्रकार से हमने इसे तोड़ दिया। ठीक है। अगर बोलें 25 को तो 5 पचे 25, और 50 को यदि तोड़ना चाहें तो 2 × 5 × 5, और यहाँ अगर तोड़ना चाहें 47 नहीं टूटेगा, यह अभाज्य संख्या है, और नीचे जो तोड़ेंगे 47 × 2। अब यदि आप काटिए, काट कर देखिए तो 2 × 5 2 × 5 कट गया, 5 × 5 5 × 5 कट गया, 47 47 कट गया। ऊपर में बचा 1/2, यहाँ बचा 1/2, यहाँ बचा 1/2। इससे क्या बात आपको पता चला? इन परिमेय संख्याओं में या इन भिन्नों में, परिमेय संख्या को भिन्न भी कह सकते हैं, इन भिन्नों में पर भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर होता है। याद रखिए, भिन्न जो होते हैं ना वो सिर्फ धनात्मक होते हैं, परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। देखिए 1/2 1/2 1/2 बात किया जा रहा है, तो इस कहा जा सकता है वैसी परिमेय संख्याएं
जिनमें एक समान फैक्टर यानी कि गुणनखंड मौजूद होते हैं उन्हें हम तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? जवाब आप यहां से दीजिएगा। देखिए हमने पढ़ा कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है ना, और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या के अंदर में शून्य आ रहा है, प्राकृत संख्या के अंदर में शून्य आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक यानी प्राकृत संख्याएं सभी शामिल हैं। और परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसका Q कभी शून्य नहीं होना चाहिए। तो बात ये पूछा गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये पूर्णांक को परिमेय बताने के लिए आप ये बताइए कि क्या इसके नीचे कुछ है कि नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे एक छुपा रहता है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या तो हमने जाना कि जितनी भी संख्याएं अगर आपको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उन सब को हम परिमेय संख्या कहते हैं, चाहे वो धनात्मक वाले हों ऋणात्मक वाले हों। लेकिन संख्या रेखा पर हम जो है ना पूर्णांक अंकों को लिखते हैं, ना कि बटे वाले संख्याओं को लिखते हैं। तो यानी कि यह गलत हो गया, असत्य हो गया। अब बीच में निकालने के लिए परिमेय संख्या का सवाल आता है कि दो संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बहुत आसान तरीके हैं इसके लिए। यदि मान लीजिए यहां दिया गया है कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, जिस भी संख्याओं के बीच में यदि आपको परिमेय संख्या निकालना हो तो यहाँ किताब में एक सूत्र दिया गया है कि एक संख्या को मान लीजिए आप r बराबर 1, दूसरी संख्या को मान लीजिए s बराबर 2 और सिंपल रूप में r जोड़ s बटा 2। तो एक बात बताइए कितना आया? 1 जोड़ 2 बटा 2, इससे निकला 3 बटा 2। पर ये तो एक ही परिमेय संख्या निकाल पाए। अब अगर मान लीजिए आपको ऐसी कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया? 5 परिमेय संख्या, तो आप कैसे निकालेंगे? ऐसी स्थिति के लिए मैं आपको एक अलग और आसान तकनीक देता हूँ। सबसे पहले क्या करिए, पहली संख्या को लिखिए आप, कितना है? 1। इसके नीचे भी 1 होगा। अगर बटा में दी गई संख्या है तब तो कोई अब बात नहीं, और अगर बटा में नहीं दी गई है तो नीचे में 1 मान लेंगे। आप एक काम करिए, इसको गुना 10 गुना 10, कितना हो गया? 10 बटा 10। दूसरी संख्या कितनी है? s, इसे मान लिए 2 और नीचे में है 1, गुना 10 गुना 10, कितना हो गया? 20 बटा 10। अब आप कह सकते हैं कि 10 बटा 10 और 20 बटा 10 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं? ध्यान से देखिए, 11 बटा 10, 12 बटा 10, 13 बटा 10, 14 बटा 10, 15 बटा 10, 16 बटा 10, 17 बटा 10, 18 बटा 10, 19 बटा 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से किसी भी 5 संख्या को लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है।
आंसर आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप r+s/2 के फॉर्मूला से ही निकालें। अगर इसमें आपको कठिनाई होती है, ये तब तो काम करेगा जब बीच में एक ही संख्या निकालनी है, लेकिन एक से अधिक संख्याएं निकालनी है तो आप क्या करिए, गुना 10 कर दीजिए। देखिए दिख रहा है ना, इनमें 4 संख्याएं ये निकाल कर दिया है, 5/4, 11/8, 13/8, 7/4। ध्यान से देखिए, इनमें से कोई भी संख्या से आपका चलेगा। ठीक है ना, परिमेय संख्याएं एक समान ना भी हों तब भी वो बीच में आ सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और सवाल देखते हैं कौन सा है। ये तो हो गया। इस अपरिमेय संख्या के बाद बात आती है अपरिमेय संख्याओं के बारे में। देखिए ये चित्र जो है पाइथागोरस का है। पाइथागोरस एक प्रमुख प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक थे जो कि ग्रीस नाम के देश से थे। ठीक है ना, इन्होंने एक परिमेय दिया था, उस परिमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। और यह पाइथागोरस प्रमेय कहा जाए तो आपको गणित की दुनिया का सबसे अनूठा प्रमेय है, जिसके आधार पर बहुत सारे इंजीनियरिंग क्लासेस में पढ़ाई करवाई जाती है। यहाँ तक कि आपकी 10वीं कक्षा में भी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर पढ़ाई करवाया जाएगा। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या। यदि इसे p/q के रूप में न लिखा जा सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ संख्याएं आपके सामने देते हैं, √2, देखिए ऐसी संख्याएं जैसे √2, √3, √15, अब इन्हें क्यों लिया गया है अपरिमेय संख्या, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए √2 का मान पूरा पूरा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। √3 का मान पूरा पूरा ज्ञात नहीं होता है। क्यों? आपको पता होगा जब रूट लगा देते हैं, जैसे कि √4 है, एक उदाहरण लेते हैं √4। √4 को यदि हम तोड़ते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, और जब रूट को तोड़ते हैं तो उनमें से 2 संख्याओं के लिए एक संख्या लिखा जाता है, यानी कि इसका आंसर हो गया 2। तो यह पूर्ण संख्या है, पर √2 को नहीं तोड़ा जा सकता है, √3 को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए वैसी संख्याएं जिनका पूर्ण मान ज्ञात नहीं हो पाता है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि देखिए यहाँ कुछ संख्याओं को दिखाया गया है। पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह सिद्ध किया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बाद में 425 ईस्वी पूर्व के आसपास साइरिन के थियोडोरस ने यह दर्शाया था कि √3, √5, √7 ये सब संख्याएं भी अपरिमेय संख्या हैं। अब अपरिमेय संख्या है यदि, तो इस अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या का नाम दिया गया है। किसे किसे? परिमेय जोड़ अपरिमेय, इसे मिलाकर के हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए, अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को सिंपल से समझिए, वास्तविक संख्या
संख्या रेखा पर लिखी जाने वाली सारी संख्याएं होती। देखिए 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ नाम था कैंटर और डेडेकिंड ने इसे विभिन्न भिन्न पद्धतियों से सिद्ध किया था। उन्होंने दिखाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। मतलब कि सारी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। कौन कौन? जी कैंटर और आर डेडेकिंड। ठीक है ना। अब हम कुछ परिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि √2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आज हम लोग मेन इसी को इम्पोर्टेंट शुरू करने जा रहे हैं कि संख्या रेखा पर √2, √3 एवं √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना, कि हम संख्या रेखा पर √2, √3 और √5 को किस प्रकार दर्शाएंगे। चलिए देखते हैं। तो अब हम जानेंगे संख्या रेखा पर √2 को दर्शाना कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अच्छे से स्केल से एक लंबी रेखा खींच लेंगे किसी भी माप की। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ शून्य बिंदु पर रख दिए, दिख रहा है, और शून्य बिंदु से शुरू करके आपने 10 तक मान लीजिए खींच लिया। हर एक बिंदु पर आप चिन्हित कर लीजिए। मैं 2-2 का 1-1 यूनिट ले रहा हूँ। 2-2 सेंटीमीटर पर 1-1 यूनिट लीजिए। इससे आपको डिग्री बनाने में और लाइन खींचने में आसानी होगी। छोटी छोटी यूनिट लीजिएगा तो आपके कोण सही से नहीं बन पाएंगे। 2-2 यूनिट पर 1-1 बिंदु ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए यह मध्य बिंदु है, मैंने इसे 0 ले लिया। चलिए इससे 0 हटा करके इसे 0 ले लिया, इसे 1, इसे 2, इसे 3 ले लिया, इसे -1, इसे -2 ले लिया। ठीक है, अब जो है सबसे पहले आप कंपास में लगे हुए पेंसिल को देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में होना चाहिए। ठीक है, अब जो है आप क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, √2। तो पहले इसके लिए एक मैथ बना लीजिए। √2 को हम ऐसे 2 हिस्से में तोड़ेंगे जिन्हें स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 1 जोड़ 1। हम जानते हैं √2 को 2 जोड़ 0 भी लिख सकते हैं, पर 0 भी स्क्वायर के रूप में नहीं और 2 भी स्क्वायर के रूप में नहीं टूट पाएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी वर्ग लिख सकते हैं ना। स्क्वायर यानी कि वह संख्या जो, मान लीजिए कि 4 हम पूछें तो 4 को 2 में ही गुना करने पर पाया जा सकता है, इसलिए 2 का स्क्वायर भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। उसी प्रकार किसी भी संख्या को √2 माने कि रूट में जब लिखा रहे तो उसे स्क्वायर के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं में तोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए कुछ और संख्या समझ लीजिए। मान लीजिए 3 यदि मैं लिखता हूँ तो इसे हम 1 जोड़ 2 भी कह सकते हैं, 3 जोड़ 0 भी कह सकते हैं, 3 जोड़ 0 भी कह सकते हैं। ये वाली संख्या ना लेकर के ये लेते हैं, इसमें 1 का स्क्वायर टूट सकता है, 2 का नहीं टूट पाएगा। जिसका नहीं टूट पाएगा
उसी संख्या को संख्या रेखा पर गिनेंगे। यहाँ दोनों का टूट जाएगा, एक और एक। मैं एक तक गिनूंगा। हम क्या करते हैं, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक को नाप लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस बिंदु पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितना? पहला स्टेप रहेगा कि इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो कोण बनाने के लिए एकदम सीधा रखें, पतली रेखा होती है इसीलिए आपको पूरा तरह से नहीं दिख पाएगा, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, इस बिंदु पर जहां पर वो चाप जो है संख्या रेखा को काटे, चाप ये है और ये है संख्या रेखा, जहां पर मिले उस जगह पर रख करके बिंदु फिर से कट करें। एक कट हो गया। अब दोबारा जहां कट हुआ है उसी बिंदु पर रख करके काट लें। बिना चाप को हिलाए आप ऊपर में काट दें और फिर इस कटान से इस चाप को काट दें। हो गया, कट गया संख्या। अब जो है क्या, आप चेक कर सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ संख्या रेखा पर यह 90 डिग्री का कोण है कि नहीं। देखिए कैसे बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना बिंदु, ये बिंदु, इस बिंदु को देखिए, इस बिंदु को आप जहां से बनाए हैं कोण वहां बैठाएंगे, मिलाएंगे, मिला देंगे। हमने देखा कि पूर्ण रूपेण यह 90 डिग्री का कोण बन चुका है, बन चुका है। आप पहले इसे मिला लें। मिलाने के लिए यहाँ एक बिंदु दे दें, हो गया, कट गया। अब क्या है कि आप अब क्या करना है, हम जानते हैं कि हमने √2 को लिखा था 1 जोड़ 1 के रूप में। तो यह है 1, यह है 1। अब इसी 90 डिग्री के बने हुए रेखा पर आप 1 नापें। अब जो है आप इस 90 डिग्री के लिए बनाई गई रेखा पर चेक करें, 1 को नापें। हमने हर एक का यूनिट जो है ना 2-2 करके नापा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 2 है। तो अब इस पर भी आप 2 नाप लें। जब नापेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये कुल मिलाकर के 1 यूनिट, 1 यूनिट हो जाएगा, हो जाएगा। आपको करना क्या है, अब ये करना है कि अपना कंपास का पॉइंट यहाँ बैठा करके, कंपास का पॉइंट यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, आराम से सीधे सीधे मिला लें। इस बिंदु से 0 को मिला लें। ठीक है, यहाँ से यहाँ को मिला लें। जो ये संख्या मिली है इसकी लंबाई √2 मानी जाती है। और इसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक
कंपास से नाप लें। देख सक रहे हैं आप, देखिए दिख रहा है। इस लंबाई को ऐसे जब आप गिराएंगे तो जहां पर नीचे संख्या रेखा पर बिंदु कटेगा, इसी बिंदु को हम √2 कहेंगे। इस प्रकार से √2 दर्शाया गया। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग √3 को बनाना देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। √5 आपको स्वयं बनाना है। √3 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसी तरह से एक रेखा खींच लेंगे। देखिए, एक संख्या रेखा पर एक रेखा खींचते हैं। रेखा थोड़ी सीधी रहे। मान लीजिए हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, एक रेखा खींच दी। अब इस पे आप बिंदु दे दें। चलिए, मैंने वो जो करके आपको दिखाया था वो दो दो कोई यूनिट पे लिया था। अभी चलिए एक एक के यूनिट पर करके आपको दिखाता हूँ। हो गया। हम इसे बीच में ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5। अब पहले हम √3 के लिए गणित बना लेते हैं। √3 को लिखा जा सकता है 1 + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। 1 का स्क्वायर टूट सकता है, 2 का स्क्वायर नहीं टूट सकता है। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, किसी को भी ले लीजिए, इसमें से किसी को भी ले लीजिए। 0 से 1 तक नाप लिए। ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है ना। और इस 1 पर अब खड़ा करके हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। ठीक है ना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हो गया। जहां पर चाप संख्या रेखा में काटती है वहां पर अपना कंपास का बिंदु रखेंगे। देखिए, थोड़ा हाथ को ध्यान से रखेंगे ताकि हिले ना बिंदु। कट गया पहला कटान। उस पहले कटान पर रख करके अपना दूसरा कट करेंगे। कंपास का चाप नहीं हिलना चाहिए। इसी पहले कटान पर रख करके उसी हालत में एक कट करेंगे ऊपर में, और फिर दूसरे कटान पर रख करके इस कटान को काटेंगे। हम देख लेंगे चांद की सहायता से कि 90 डिग्री का कोण बना है कि नहीं बना है। अपने बिंदु को मिलाएंगे। हम देखते हैं कि यह 90 डिग्री की रेखा पर आ रहा है। आ रहा है 90 डिग्री की रेखा पर आ रहा है। आ रहा है ना। तो अब जो है इस पर एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने से पहले आपने इस कट बिंदु को पॉइंट दे करके मिला लेना है। ठीक है, खींच दिए।
ये हमारा एक हो गया। जैसे कि यहाँ √2 बनाने के लिए हमने एक और एक के रूप में तोड़ा था। ये एक था और ये एक था, और जहाँ पर एक कट हो रहा था वहाँ से मिलाए थे 0 को। हम 3 के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 है, एक हमने यहाँ नाप लिया है, एक मेज़र कर लिया है, इस पर हम 2 को मेज़र करेंगे। देखिए 2, दो का पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से 0 को मिला देंगे। इस बिंदु को मिला देने के बाद कंपास से दूरी को नाप लेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। क्या करेंगे हम लोग, 1+2 जो लिखा हुआ है ना, इसे स्क्वायर के रूप में तोड़ना है। मतलब कि 1 का स्क्वायर और 2 को यदि हम तोड़ेंगे तो √2 का स्क्वायर आएगा। अब ये √2 का स्क्वायर जो है ना, यानी कि पहले हमें √2 की रेखा बनानी है और 1 की रेखा। यहाँ तक तो सही थे। अब क्या है, इसे मैं पूरी तरह से मिटा दे रहा हूँ ताकि साफ से बना सकूँ। जीरो एक, हम सबसे पहले क्या किए कि इसमें से किसी एक पर 90 डिग्री का कोण बनाए। हमें √2 तक पहुंचना है पहले, तो √2 तक पहुंचने का प्रक्रिया वही है कि एक पर 90 डिग्री का कोण बना लिए। और जो है ना, इस पर 1 नाप लेंगे। √2 बनाने के लिए तो 1+1 करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमने चला था 1 और 1 का, वही काम हमने यहाँ किया। ये 1 है, ये 1 है। अब इसको जब हम मिला देते हैं तो ये बन गया √2। कितना बन गया, √2। अब इस पर आपको जो है ना, इस पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए, जैसे √2 बनाने के लिए 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर था, इसीलिए 1 पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाकर 1 काटा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर है, इसीलिए पहले √2 बना ले रहे हैं और √2 पर 90 डिग्री का कोण खड़ा होगा।
एक कट हुआ, दूसरा कट हुआ, पहले कट पर रख करके एक कट ऊपर की ओर, फिर दूसरे कट पर रख करके एक कट ऊपर की ओर। अब क्या करेंगे, मिला देंगे इसे, और नाप लेंगे कि क्या ये 90 डिग्री है कि नहीं है। तो हाँ, ये 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे, हमने पढ़ा √3 का मान तब निकलता है जब एक स्क्वायर जोड़ √2 स्क्वायर रहता है। तो √2 बना लिए। अब इस पर एक नाप लेते हैं। देखिए, ये हो गया। अब इस बिंदु को, ये एक का नाप है, और इस बिंदु को मिला देंगे 0 से। और ये आपका हो गया √3। इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इससे नाप लें कंपास की सहायता से। कंपास को धीरे 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 से नीचे उतार दें। तो जहाँ कट होगा, ये देखिए, ये बिंदु कहलाएगा √3। तो इस प्रकार आज हमने देखा √2 और √3 को, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। यह आपका HW है। चलिए, धन्यवाद।